प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस एक और वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको अभी तक सब कुछ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने का तो फिर देखो मज़ा ही अलग है। आज भी इतनी इंटरेस्टिंग बातें ना बताएंगे आपको कि मज़ा ही आ जाने वाला है आपको एकदम, और अपने शरीर के लिए आप हैरान हो जाओगे कि भाई इतना कुछ भी चल रहा है कि हमारी बॉडी में, हमको तो पता ही नहीं था। तो आज का हमारा टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टमक कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होती है, इनमें किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसका एक अच्छा सा अपन इंट्रोडक्शन के साथ साथ में टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अभी तक हमने रेस्पिरेशन पढ़ा कि मतलब इन जनरल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ऐसा ऐसा हमने पढ़ा। अभी हम ये देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में जो मशीन है रेस्पिरेशन की वो किस तरह से काम कर रही है। तो आ जाओ शुरू करते हैं फिर अपना लेक्चर। तो सबसे पहले यहां पर आप नोटिस करो, हमारे पास में दो बातें हमें इस टॉपिक को लेकर के समझनी है, पढ़नी है। पहली है स्ट्रक्चर, कि बनावट कैसे है किसी भी चीज की, कहते हैं ना बनावट कैसे। तो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सिस्टम पूरा का पूरा, वो बना हुआ कैसे। देखो एक बात आई होप आपको याद है कि सेल्स से मिलकर के टिश्यू बनता है बॉडी में, टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर के कोई एक सिस्टम बनता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। गॉट इट इस बात को, कि मतलब उसमें काफी सारे ऑर्गन्स हैं, अभी हम देखेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर की बनावट कैसी है। एग्जाम में काफी बार क्या होता है, कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बस वो हमें सब कुछ बताने के लिए नहीं बोलता, बोलता है केवल बनावट कैसी है आप ये बता दो। या इसके रिगार्डिंग जो रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि भैया लेबल कर दीजिएगा आप उसको, एक एक जो ऑर्गन है कहां कहां पर है, और ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां 2 नंबर मिल सकते हैं अपने को। और दूसरा टॉपिक जो हम समझेंगे दैट इज वर्किंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि भाई काम कैसे हो रहा है उस स्ट्रक्चर में, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कैसे मेल जोल बैठा करके जो है काम कर रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस होते हैं कि पूरा ही आ जाए, कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से होते हैं। तो आ जाइए अपन अच्छे से समझते हैं। ये हमें बुक में एक इमेज दे रखी है, इस जैसी ही एक इमेज हमें बनानी भी है, इस जैसी ही हमें एक ड्राइंग करनी है। तो ये एक पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आ जाओ अपन एक काम करते हैं, मैं आपको बनाना भी सिखाता हूं कि किस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। इरेजर, पेंसिल और कुछ एक कलर्स आप लेकर के बैठ जाओ अपने साथ में, एक ब्लैंक पेपर। और एग्जाम में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आ जाइए हम लोग अपना बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना शुरू करना है एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी ह्यूमन बॉडी है तो उसके आँख होगी, ये नाक का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये होंठ होंगे, और यहाँ पे ये उसका बाकी बॉडी स्ट्रक्चर होगा। गॉट इट। और यहाँ पे ये पीछे से सर जो आ रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमें ये यहाँ से गर्दन होते हुए ये शोल्डर का हिस्सा इस तरह से बनाने को मिलता है। तो ये, इसको मैं कहता हूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कि ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बनाने में आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे बनाया हुआ है, मान लो मैं यूं खड़ा हूँ, मेरे को यूं करके आपने यूं ऊपर से ऐसे पेंसिल करते हैं ना, कटोरी रख के अपन ऐसे सर्कल बनाते हैं बचपन में, किया होगा आप सबने। तो ऐसा मान लो अपने कोई साइड में रख करके बनाना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमें इसमें कोई डिज़ाइंस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बनाएंगे अपन। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। आ जाइए देखते हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पासेज यहाँ पर बनाना है हमें, नोज से बड़ा थोड़ा बनता है ये, और जो है इसको हम यहाँ ला रहे हैं, और यहाँ से ये जो पासेज है ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पर भी कुछ एक स्ट्रक्चर्स हमारे नोज में होते हैं, वो क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग बाद में, बट अभी रेलेवेंट नहीं है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे मुंह से भी एक पाइप जा रहा होता है, जो कि इस नोज के पाइप से जाकर के पूरा जो है मिल जाता है। गेटिंग इट? ये समझ आया आपको?
अब हमें क्या करना है, यहाँ इस पाइप को बनाना है कंटिन्यूअस, इस तरह से इसको आगे ले जाना है, आगे ले जाना है, सीधे 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 हमें नीचे तक ले जाना है, और सिमिलरली इसको भी हम नीचे तक ले जाएंगे इस तरह से। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? इसको नीचे ले जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे ये जो पाइप है ये दो पाइप्स में ब्रेक हो जाता है, ये पाइप दो पाइप्स में ऐसे ब्रेक हो जाता है इस तरह से, और यहाँ पर हमें जो है लंग्स का स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, सब कुछ आपने क्लियरली बना लिया है। थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं पहले अपन लोग। तो यहां पर हमारे पास में है नोज, ठीक है, नोज के बाद में है हमारे पास में माउथ है यहां पर, ठीक है, और यहां पर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास में ये नोज स्ट्रिल्स हैं। वो आपने देखा होगा ना, वो विक्स इनहेलर का एडवर्टीजमेंट आता है, विराट कोहली से नाक में वो कहते हैं विक्स इनहेलर, वो तो वो नोस्ट्रिल्स के लिए ही होता है कि बंद नोस्ट्रिल्स के लिए आप ये काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये नोस्ट्रिल्स हैं, और ये यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रास्ता है इसको हम लोग बोलते हैं नेसल पासेज। क्या कहते हैं? नेजल पासेज। पासेज का मतलब होता है रास्ता, रास्ता या पैसेज कह सकते हैं आप लोग, पैसेज नहीं, लेकिन पैसेज अलग हो जाता है, पासेज, तो इट्स अ पासेज, नेजल पासेज। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पे ये बकल कैविटी है, उसको छोड़ सकते हैं अभी अपन क्योंकि हम वो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे काम की क्या क्या ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको ये कॉमन जगह दिख रही होगी जिसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप? ये आप देखिए, ये ऐसी जगह है जो कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। मतलब मुंह से जो कुछ भी जा रहा है उसके लिए भी, नाक से जो कुछ भी जा रहा है उसके लिए भी। मतलब अगर मैं चाहूं तो सांस हम लोग नाक से भी लेते हैं, और अगर हम चाहें तो सांस मुंह से भी लेते हैं, मुंह से भी हम सांस को पीछे खींच लेते हैं, तो जाती तो अंदर ही है ना। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? जाती तो अंदर ही है। तो ये एक कॉमन जगह है जहां पे दोनों जगह से जाने वाली सांस जो है पहुंच रही है, या जो मुंह से जाने वाला खाना यहाँ पहुंच रहा है, नाक से आने वाली सांस यहाँ पहुंच रही है। इस जगह को हम लोग कहते हैं फेरिंक्स। क्या कहते हैं? फेरिंक्स। ऐसा लिख लीजिए आप, एक कॉमन जगह है जिसको हम लोग फेरिंक्स कह रहे हैं, और वी कैन से इट्स अ कॉमन पाथवे और passage for both are, you know, passage which is passing through our mouth and the nasal passage as well. अब उसके बाद में हमें इस फेरिंक्स के नीचे, इस फेरिंक्स के नीचे यहां पे आप ध्यान दो, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है, और इसको कलर कर देता हूं मैं पूरा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये अच्छा, ये क्या स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्यारे साथियों लैरिंक्स। लैरिंक्स, ऊपर वाला फेरिंक्स और नीचे वाला लैरिंक्स। लैरिंक्स का एक और नाम भी होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। लैरिंक्स का एक और नाम होता है, वो होता है वॉइस बॉक्स। क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जिसके कारण हमारी आवाज जो हम बोल रहे हैं वो आता है, बाहर आता है। अभी कहाँ होता है ये समझो इस बात को। आपने यहाँ देखा होगा कि है ना, यूं ऐसे कंठ निकल जाता है, ऐसे लड़कों के लंबे जो हो जाते हैं उनके निकल जाता है, गर्ल्स के भी निकल जाता है, तो उसको कहते हैं कंठ निकल गया है। फिर वो बोलते हैं इससे ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी। खैर वो बातें और हैं, बाकी ये वही है, जस्ट इस कंठ के पीछे ही ये फेरिंक्स होता है, बल्कि इतनी ज्यादा जगह नहीं होती है, गर्दन थोड़ी पास में होती है। वो तो अपन थोड़ा सा डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम है तो ऐसे चल रहा है। बाकी देखो, आप क्या करो, अपना फिंगर्स को लो, यहाँ टच करो और ऐसे करो, या कुछ भी बोलो आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस महसूस होंगे। यही वॉइस बॉक्स है, जो हवा बाहर आ रही है, जो आवाज हम निकाल रहे हैं वो इस वॉइस बॉक्स से ही आती है। अच्छा, इस वॉइस बॉक्स में ऐसा होता क्या है, ये क्वेश्चन होगा आपके मन में। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ।
इस वॉइस बॉक्स को मान लो अगर एक पाइप है तो पाइप के अगर ऊपर से देखें अपने को तो ऐसे एक गोल आपको जगह दिखाई देगी और उसमें क्या है, इस तरह के दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इस तरह के। आप नेट पे जरूर से देखना, मान लो ये पाइप है चारों तरफ और बीच में ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो बहुत जल्दी 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 वाइब्रेट करते हैं। कोई अगर सुरीला गाना गाता है ना, कोई जैसे पतली जिनकी आवाज़ होती है, जैसे फीमेल्स की आवाज़ होती है, आपने सुना होगा लता मंगेशकर ऐसे, तो वो ऐसे जब गाते हैं तो उनके बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 मिनट में 100 जो हैं वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। फिर उसी से हमारी अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है। तो ये है लैरिंग्स। फिर इस लैरिंग्स के बाद में हमें ये पाइप दिख रहा है यहाँ पर, जिससे हमारी सांस जो है लंग्स की तरफ जाती है और इस पाइप को हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, TRACHEA। अच्छा, ये ट्रैकिया या ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो, आप वीडियो रोक रोक के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से, है ना। आप अच्छे से बनाना डायग्राम, और ये डायग्राम का आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। मेरा तो बहुत बार हो गई ये प्रैक्टिस, इसीलिए मैं एक बार में बना पा रहा हूँ, बट आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है ये, क्योंकि एग्जाम वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस पाइप पर हमें कुछ एक रिंग्स बनानी है इस तरह से, इनको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? इस तरह से। इसको चूड़ियां पहना देनी है अपने को, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी भी एक को लेकर के हम लिख देते हैं। अच्छा चलिए, अब यहां तक हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। होता क्या है, हमने नाक से सांस ली, तो सबसे पहले एक जो चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, वो क्या होती है कि सबसे पहले हमारी नाक में यहाँ पे ना बहुत छोटे 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 क्या होते हैं हमारे पास में, बाल होते हैं काफ़ी सारे, और साथ ही साथ में म्यूकस भी होता है। म्यूकस मतलब कुछ चिपचिपा सा, कुछ कुछ छी, मतलब छी वाला जिसको हम फेंक देते हैं, उसको म्यूकस कहते हैं हम लोग, लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड सब्सटेंस। अभी क्या कह रहे हैं, नाक से गया, तो वो क्यों होते हैं, बाल क्यों होते हैं, या वो म्यूकस क्यों होता है? ताकि बाहर से जो मिट्टी आ रही है, या बाहर से मान लो कुछ और कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं, या हमारे पास में कुछ एक पोलन ग्रेन्स जैसी चीज़ें अगर कुछ हैं, या छोटे छोटे कोई और पार्टिकल्स हैं जो अंदर आ रहे हैं नाक में, तो वो क्या होंगे, बाल जो हैं उनको वहीं रोक लेते हैं। कहते हैं नो वी वोंट अलाउ यू, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बाल उनको वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं। फिर उसके बाद सांस जो है अंदर जाती है, तो सांस अंदर जाती है यहाँ से जाकर के, और ये पूरा रास्ता होके आगे जाती है, पहले फेरिंग्स तक पहुँचती है, फेरिंग्स में से लैरिंग्स में से होते हुए आगे बढ़ती है। अब यहाँ देखना एक चीज़ की, यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या मुंह से फिर सांस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुंह से भी तो जा रही है। आपने नोटिस किया होगा, हमें मना करते हैं, बोलते हैं मुंह से सांस मत लो। जब पीटी कराते हैं फिर बोलते हैं मुंह से सांस नहीं लेनी होती। अच्छा, क्यों नहीं लेनी होती मुंह से सांस, बताओ? तो द रीज़न इज, मुंह से सांस अगर हम लेंगे और अगर मान लो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं या बाकी बैक्टीरिया, वो सब अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम नाक से सांस लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नाक से सांस लेंगे तो यहीं सब कुछ अटक जाएगा, जो भी कचरा होगा वो यहीं रुक जाएगा, कचरा आगे जा नहीं पाएगा। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? इसीलिए कहते हैं कि हमें नाक से सांस लेनी होती है, बल्कि मुंह से नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सांस आगे बढ़ी तो ये फेरिंग्स में से होके गई। फेरिंग्स कुछ भी नहीं है, कॉमन रास्ता है, कॉमन पैसेज। फिर उसके बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स का सबसे ज़्यादा जो काम है वो बोलने का ही है, और वो कब होता है, जब हम बोलते हैं तो हवा बाहर आती है, तो लैरिंग्स का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाते वक्त इतना काम लैरिंग्स का नहीं होता है, बल्कि आप यहाँ नोटिस कर पाओगे कि जिस वक्त हम सांस ले रहे होते हैं उस वक्त हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सांस अंदर जाएगी तो उस वक्त बाहर नहीं आ सकती ना, एक टाइम पर एक ही चीज़ हो सकती है।
तो जिस वक्त हम सांस ले रहे हैं उस वक्त हम बोल नहीं सकते। फिर ये सांस आगे चलती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया वाले पाइप में। अब एक पाइप है, इसके ऊपर रिंग्स लगी हुई होती है। कैसी रिंग्स लगी हुई होती है वो देखना भी। जैसे समझो, मान लो ये जो मेरी फिंगर है ये ट्रैकिया का पाइप है मान लो फॉर एग्जांपल, और ये इसके ऊपर कार्टिलेजियस रिंग लगी हुई है। इधर से आप देख रहे हो तो ऐसे गोल दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप सामने से दूसरी तरफ से देखोगे, पीछे की तरफ से, तो ऐसे बीच में जगह है, पूरा भरा हुआ नहीं है, समझ रहे हो? ऐसे खुला, ऐसी है ये रिंग, पूरी बंद नहीं है, इस तरह से है ये रिंग। अच्छा, ऐसी क्यों है या ये रिंग है क्या असल में? तो पहले तो आपको ये पता होगा कि कार्टिलेज क्या होती है। 9th का टॉपिक है बेसिक सा कार्टिलेज। हमारे ना यहाँ जैसे 2 टॉपिक थे वहाँ पे टिश्यू में, बोन था एक तो, और एक कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज आपने देखा होगा कि ये कान में कार्टिलेज होती है थोड़ी, मतलब ये जो कार्टिलेज है ना ये हड्डी जैसी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। तो ये फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है, लेकिन हड्डी भैया टूटती है, हड्डी मुड़ती नहीं है, हड्डी टूट जाती है। तो ये है जैसे, है ना, ये फ्लेक्सिबल, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ये नाक में, ये देखो ये कार्टिलेज है यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये रिंग, आप यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ ये रिंग दिख रही है यहाँ पे, ये कार्टिलेज है ये। तो ये, अच्छा ये रिंग्स कार्टिलेज के, तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। करती क्या है वो समझना। एक पानी की बोतल लो, जैसे मान लो अभी ये तो मेरे पास में भरी हुई बोतल है और ये थोड़ी मोटी है, ये नहीं, आप है ना वो बिस्लरी की नहीं बोतल आती है ऐसे, वो 10 रुपए वाली पानी की जो अपने को मिलती है, तो जो थोड़ी कच्ची होती हैं, कमज़ोर सी होती हैं, वो लो, खाली करो, उसको ऐसे मुंह पे रखो और सांस खींच लो उसमें से, तो वो क्या होगा, बोतल पिचक जाती है। ऐसा ज़रूर मुझे पक्का है आप सबने आज तक करके देखा ही होगा, तो वो बोतल पिचक जाती है। तो सेम फिर हमारे साथ भी होना चाहिए। मान लो हमने क्या किया, सारी सांस छोड़ दी, तो ये जो पाइप है इसमें हवा ही नहीं है, अब तो बाहर आ गई हवा, तो इस पाइप में हवा नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये जो पाइप है ये पिचक जाना चाहिए। ये जो ट्रैकिया है ये तो पिचक जाना चाहिए, और पिचक जाएगा तो गड़बड़ जाएगी, हम तो फिर हम रहे या ना रहे हो जाएगा। समझ में आई आपको वाली बात? तो उसको रोकने के लिए इसके ऊपर कार्टिलेज लगी हुई है ऐसे, ये कार्टिलेज का ये जो रिंग्स का स्ट्रक्चर है ये यूं पकड़े हुए है इस पाइप को, तो वो उसको पिचकने नहीं देता। अगर हवा नहीं भी है ना तो वो उसको पिचकने नहीं देता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान सी चीज़ है। तो ये कार्टिलेजियस रिंग्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो पाइप है ये आगे जाकर के 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ देखो, ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर के 2 पाइप में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों पाइप्स का नाम क्या है मैं बताता हूं आपको। इन पाइप का नाम है ब्रोंकाई। क्या है? BRONCHI, या आपको बोलना है ब्रोंकस। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में? ब्रोंकस जो वर्ड है ये सिंगुलर है और ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल है, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर हमारे पास में। तो ब्रोंकाई दोनों के लिए साथ में यूज हो रहा है और ब्रोंकस जो वर्ड है वो एक के लिए बीइंग अ सिंगुलर यूज होता है। समझ में आई आपको वाली बात? 2 लंग्स हैं तो 2 में वो डिवाइड हो गया है, सिंपल एज दैट। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में अब आगे का थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको साथ साथ में मैकेनिज्म भी समझा दिया है। बस अब सीधा ही हम लोग अपने नोट्स पढ़ेंगे, पीपीटी देखेंगे और कुछ एक रियलिस्टिक इमेजेस देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा। अब ये जो पाइप है ना ये आगे जाके और पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। देखो आप इस तरह से पूरे लंग्स में दोनों तरफ सिमिलरली, लेकिन हम एक तरफ ही बना रहे हैं। आप चाहो तो दोनों तरफ भी बना सकते हो, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो ये सारे पाइप्स जहां खत्म होते हैं ना वहां पर बहुत सारे अंगूर के बंचेस, बंचेस ऑफ ग्रेप्स हमारे पास होते हैं ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल। हालांकि वो ब्लू कलर के नहीं होते, हम ब्लू बना रहे हैं यहाँ पर उनको, वो रेडिश कलर के होते हैं। अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा सब कुछ। तो इस तरह से हमने इनको ड्रॉ कर दिया है। अब इनके नाम पहले अपन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इनके काम के बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये हमारे पास में ये जो और पतले पतले पाइप है ना, ये ब्रोंकस जिन पाइप्स में डिवाइड हो रहा है इनको क्या बोलते हैं हम लोग?
तो इन पाइप्स को, ये खूब सारे पाइप्स हैं हमारे पास में यहाँ पर, और भी बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया लग जाए अच्छे से। इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। और ये जो हमारे पास में छोटे छोटे डॉट्स हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो डॉट्स वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इनको, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है वो एल्वियोलस है। एल्वियोलस, एल्वियोलाई प्लूरल, सिंगुलर एल्वियोलस। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और पूरा कर देते हैं अपन। यहाँ पर हमारा बाह जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ये हाथ वाला स्ट्रक्चर होता है, ये हाथ वाला, ये बाह है यहाँ पे हमारी, तो ये हाथ वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे बना देते हैं इसको। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमारी बुक में जो बनी हुई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। हमारी बुक में क्या किया गया है, यहाँ पर आप देखोगे तो वो बना रखा है, जो हमारा रिब केज है ना, जो ये हड्डियाँ हैं, ऊपर से केज है जिसके अंदर ये बंद है, तो एक तरफ हमारी बुक में जो है वो इस तरह से यहाँ पर बना रखा है। ये क्या है? हमारी शोल्डर वाली बोन है। ये आप देखोगे ना, यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ पे ये दिखेगी आपको, यहाँ पे शोल्डर वाली बोन है। और फिर उसके बाद में इस पे ऊपर से इस तरह से रिब केज की जो बोन्स हैं उनको बना के दिखाया हुआ है। इस तरह से आप देखोगे तो ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। अब इसका काम देख लेते हैं अपन। देखो होता क्या है, जो हवा है आई ट्रैकिया से ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई दोनों में, फिर दोनों लंग्स में गई, फिर और पतले पतले पाइप्स में चली गई। वो पतले पतले पाइप्स का नाम क्या है? ब्रोंकियोल्स है। उन पतले पतले पाइप्स में से फाइनली ये जो हवा जो हमने अंदर ली है, ये कहाँ जाके पहुंचती है? एल्वियोलाई में, एल्वियोलस में। इतना हमें इस डायग्राम से समझना है, बाकी जो भी है हमें वो हमारे अब जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वहाँ से समझना है। एक बार अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट रहा हूँ, ताकि आप बाद में भी अच्छे से इसको बना सकें। तो आ जाइए, अब अपन अपने आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? लेट्स ड्रॉ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम बना लिए, अभी अभी हमने देखा। यहाँ पे मैं एक बार आपको बुक का फिर से दिखा देता हूँ, जो जो हमने ऑर्गन्स को बनाया था अभी। नेसल पासेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। थोड़ा सा आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर हल्का सा अलग मिलेगा, थोड़ा रियलिस्टिक मिलेगा। हमारा वाला थोड़ा सा रियलिस्टिक कम है। और फिर आप देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर ट्रैकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बने हुए हैं, फिर दोनों पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, और इनको हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं। फिर ब्रोंकियोल्स हैं हमारे पास में, और फाइनली हमारे पास में एल्वियोलर सैक हैं। सैक का मतलब है जिनमें जगह है थोड़ी सी, तो हमने एल्वियोलाई लिखा है, उनके अंदर जगह को हम लोग एल्वियोलर सैक बोलते हैं। फिर हमारे पास में एक स्ट्रक्चर और है यहाँ पर, डायफ्राम इसको हम लोग बोलते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरह से काम आता है। और ये देखिए रिंग्स यहाँ पर, रिब्स वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये भी हमने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है अपने डायग्राम में। तो आ जाओ, अब देखते हैं अब हम लोग आगे। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले मेन ऑर्गन्स क्या है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के? नाक है, नेसल पासेज है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया का एक और नाम होता है विंड पाइप। हवा जा रही है इसमें से, तो एक और नाम है विंड पाइप। फिर ब्रोंकाई है, फिर वैसे तो देखा जाए तो ब्रोंकियोल्स भी हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं तो लंग्स तो हैं ही इतने बड़े बड़े बड़े, और डायफ्राम भी है, साथ ही साथ में एल्वियोलाई भी है। वो सब यहाँ पर मेंशन किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ कह रहे हैं, अब हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो स्टोर होती है कहाँ पर? लंग्स में। लंग्स में स्टोर होती है। अच्छा, वो लंग्स तक कहाँ से होके जाती है? तो पासिस थ्रू नेसल पाइप, सबसे पहले नाक के पाइप में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर वहाँ से लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है,
फिर ब्रोंकस में जाती है, या ब्रोंकाई जो है उसमें जाती है, फिर ब्रोंकियोल्स। अच्छा, ये ब्रोंकस और ब्रोंकाई यहाँ दोनों लिख दिए गए हैं, लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और रीचेज इन दी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक वो हवा पहुंच जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए क्या कह रहे हैं उसके बाद हम लोग कि व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स से हवा अंदर जाती है। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम मुंह से हवा को अंदर लेते हैं, क्यों नहीं ले रहे ना, उसका रीजन देखो, अभी हमारी बुक में भी इन्होंने लिख करके बताया ही है हमें कि द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स में जो हवा पास हो रही है इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। वो ये जो फाइन छोटे 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 हेयर हैं हमारे नाक में, आजकल तो लोग उनको कटवा भी लेते हैं, है ना, बाहर आ जाते हैं तो कुछ कुछ करके नाइफ उनको जो है बार्बर वो काट देते हैं उनको। तो कह रहे हैं कि फाइन हेयर्स हैं दैट लाइन द पासेज, वो लाइन कर पूरा पासेज में ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ये क्या करता है, म्यूकस भी यहाँ पर रहता है इस पासेज में, और वो क्या करता है, हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हेल्प करता है। अच्छा, किस बात को हेल्प करता है, फिल्टर करने के लिए, कोई भी बाहर से अगर मिट्टी वगैरह जैसा कुछ आ रहा है तो उसको फिल्टर करने के लिए। फिर इसके बाद द एयर पासेस थ्रू फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया एंड रीचेज एंटर्स द लंग्स। बहुत सिंपल है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम सेम बातों को ताकि आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये एक और डायग्राम हमने यहां बना रखा है, इसमें फेरिंग्स नहीं दिखाया हुआ, लेकिन फेरिंग्स कहां पर है, तो फेरिंग्स इस जगह पर है, इसके ऊपर। लैरिंग्स है ये वाला, इसके ऊपर वाला फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स कुछ नहीं है, कॉमन पासेज है, कॉमन रास्ता है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, अभी मैं आपको एक बार और फेरिंग्स दिखा भी दूंगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स कह रहे हैं इज अनदर नेम फॉर व्हाट, वॉइस बॉक्स। देखो आप यहाँ पर वॉइस बॉक्स इसको हम लोग कहते हैं, हमारी जो आवाज है वो यहीं से निकलती है। इट्स अ ट्यूब अबाउट 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर। हम अडल्ट्स में ये लगभग 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है, यहाँ पे होता है इधर। इट सिट्स अबव द विंड पाइप, कहां पर है ये, विंड पाइप के ऊपर है। ये ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है इसके ऊपर है लैरिंग्स। फिर कह रहे हैं एंड इन द नेक एंड इन फ्रंट ऑफ फूड पाइप, ये फूड पाइप के सामने होता है। मतलब क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं ना, जो हमने फूड पाइप के बारे में पढ़ा था, ईसोफेगस के बारे में, तो ईसोफेगस वाला पाइप पीछे है, उसके आगे है ये वाला पाइप, तो इट सिट्स इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। अभी मैं आपको डायग्राम में वो चीज क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा सा आप वेट करो। आगे कह रहे हैं ट्रैकिया क्या है, कार्टिलेजियस ट्यूब है, कार्टिलेजनस, इसके ऊपर मतलब ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स हैं कार्टिलेज की, तो इसको इसीलिए इस ट्यूब को क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेजनस ट्यूब। दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स टू द लंग्स अलाउिंग द पैसेज ऑफ एयर, जो कि किसको किसको कहां जोड़ रहा है। ट्रैकिया का डेफिनेशन कैसे दिया है, ट्रैकिया इज अ कार्टिलेजनस ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स एंड लैरिंग्स टू द लंग्स, जो लंग्स से फेरिंग्स और लैरिंग्स को जोड़ने का काम कर रहा है, उस पूरे को ही हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। क्लियर हुई आपको ये वाली बात, इजंट इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं अभी तक भी हम लोग, और स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते ही जो है हमारा टॉपिक ही हो जाना है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा था समझाने के लिए, बताने के लिए, तो ये एक हमारे पास में अच्छा डायग्राम है जिसमें दोनों तीनों चीज़ें हैं। एक बुक है मेरे पास में ह्यूमन बायोलॉजी, वो सच में बहुत अच्छी बुक है, उसमें से ये डायग्राम लिया है, पिक्चर लिया गया। तो आप यहाँ देखो, ये माउथ वाला पाइप है, ये नोज वाला पूरा पाइप है, यहाँ तक आ रहा है, तो ये कॉमन जगह हो गई। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये कॉमन जगह है, तो इस कॉमन जगह को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, यहाँ देखो दो पाइप्स हैं, एक पाइप आगे है गले की तरफ इधर आगे से, और वही क्या है, हमारा विंड पाइप है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, ट्रैकिया है, इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेजियस है, और उसके पीछे वाला जो पाइप है वो है हमारा फूड पाइप। यहाँ देखो ये फूड पाइप है यहाँ पर पीछे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं, आपको पता है हमें हमेशा कहते हैं कि ना हमें जो है खाना खाते वक्त बोलना नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है। अच्छा तो क्यों बोलते हैं, ऐसा समझना। देखो जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना यहाँ से अंदर आता है, मान लो यहाँ से ये खाना अंदर आ रहा है,
ये मैं ब्लू डॉट्स बना रहा हूँ, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये। तो खाना अंदर आया। अब यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास में, यहाँ ध्यान दो, ये देख पा रहे हो आप, ये मैं येलो कलर कर रहा हूँ इस पर, खूब सारा कर दिया मैंने। ये एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपिग्लॉटिस। गेटिंग इट? अच्छा, ये क्या करता है? हम जैसे ही खाना आता है ना, इसके ऊपर जैसे ही खाना आकर के गिरता है, ये खाना आकर के इसके ऊपर गिरता है, तो ये मुड़ जाता है, ये एपिग्लॉटिस अपनी जगह चेंज कर लेता है और ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अच्छा, ऐसे होने से क्या होता है कि वो खाना स्लिप होकर के सीधा फूड पाइप में जाता है, यहां से फूड पाइप में जाता है, और ना कि कहां जाता है? सीधा यहां देखो आप, ये फूड पाइप में खाना जो है यहां से जाता है इसमें, और इसमें नहीं जाता विंड पाइप में। अगर विंड पाइप में जरा सा भी खाना या जरा सा भी पानी कभी हमारे गलती से चला जाता है तो क्या होता है? आंखें एकदम पानी बाहर आने लग जाता है, एकदम खाना खाते खाते हम सब छोड़ देते हैं, वो पानी ले आता है कोई, मतलब गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा चोकिंग भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब भी हो सकती है अगर ज़्यादा खाना उसमें चला जाए तो अब देखो होगा क्या, जब हम खाना खा रहे हैं और अगर हम बोल रहे हैं तो खाना जब जाएगा तो विंड पाइप को बंद होना पड़ेगा, क्योंकि एपिग्लॉटिस उसको बंद कर देगा, सिंपल। लेकिन अगर हम साथ ही साथ बोलना चाह रहे हैं तो हवा को बाहर आना पड़ेगा, यहां से विंड पाइप से हवा को बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आने के लिए एपिग्लॉटिस को खोलना पड़ेगा। तो होगा क्या कि एपिग्लॉटिस खुल गया हल्का सा, और खाना भी मान लो उसी वक्त जा रहा है, और गलती से थोड़ा सा खाना जो है मान लो अपना विंड पाइप में चला जाता है, तो वहीं दिक्कत हो जाती है। फिर वहीं अपनी को खांसी वांसी आने, है ना, आंखें एकदम हमारी ऊपर नीचे हो जाती हैं कि भैया ये क्या हो गया। तो ये चीज मुझे आपको दिखानी थी। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर ये समझ में आया होगा। अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर अब हम कह रहे हैं कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ये बात हमने समझी थी कि ये जो ट्रैकिया पे या जो विंड पाइप पर ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो, जिसमें करके ऐसा पिचक नहीं जाए। फिर इसके बाद कह रहे हैं हम लोग, विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर and smaller tubes which finally terminate in balloon like structures which are called alveoli। कि हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है कि ये जो विंड पाइप है ये फाइनली क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, और वो फिर धीरे धीरे आगे और स्मॉलर पाइप्स में डिवाइड होते हैं और फाइनली जाकर के एल्वियोलाई में खुलते हैं। और ये एल्वियोलाई देखो कैसा है, यहाँ आप देख रहे हो, इट्स अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, तो हम कहते हैं इट्स एल्वियोलाई या एल्वियोलस। ये रहे देखो, ये हैं बंच ऑफ, मैं आपको कह रहा था ना ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह, तो ये इस तरह से ये पूरे के पूरे एल्वियोलाई हैं, खूब सारे। इनका भी एक और मैं थोड़ा आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। अगले लाइन में हम लोग कह रहे हैं द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोलाई जो हैं, ये रहे एल्वियोलाई, ये सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। आप यहां ध्यान दो, इन एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होता है, लंग्स में बहुत सारी, है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम लोग क्या आर्टरी या वीन के नाम से जानते हैं, या कैपिलरी इसको हम कहते हैं, कैपिलरी बेड्स कहते हैं। जैसे मान लो एक ये एल्वियोलाई है, इसको पूरा, है ना, चारों तरफ से अलग अलग जो है हमारी, ये क्या है हमारे पास में, ब्लड वेसल्स इन्होंने घेर रखा है, ऐसे घेर रखा है। अब होता क्या है कि इसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई, मान लो हवा आ गई खूब सारी, तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो अपने आप, है ना, इन जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं इनमें डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूजन आपको बताया था मैंने कि अगर कोई गैस एक ज़्यादा जगह से एक ऐसी जगह पर जहां पर उस गैस का अमाउंट कम है, वहां पर अपने आप अगर मूव करे तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। ये हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी। अभी आप बस ये समझो कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, ये जो पाइप है बाहर, जो बहुत पतली एक लेयर से जुड़े हैं बस एक दूसरे से, कि ये जो
कैपिलरी है इसकी दीवार बहुत पतली है और जो एल्वियोलाई है इसकी भी दीवार बहुत पतली है, उसमें से कुछ एक चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, और जितना ज़्यादा ये हो पाएगा जल्दी तो उतना ही अच्छा रहेगा। और जितना जल्दी होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जल्दी होने का मतलब है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अगर नेटवर्क होगा कैपिलरीज का एक साथ तो बहुत अच्छा होगा, और उसी के लिए बहुत सारी हमारे पास में ये हैं क्या, एल्वियोलाई। और ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि एल्वियोलाई क्या करता है, बड़ा एक सरफेस प्रोवाइड करवाता है। गेटिंग इट? अब देखो यहां पर ये रहा, हाँ एग्जैक्टली ये रहा वो डायग्राम। आप देखो ये किसी एक लंग का डायग्राम है, इसमें आप देख लो कितने एल्वियोलस हैं। तो देयर आर अराउंड, आपको जानकर के हैरानी होगी, इट्स इन मिलियंस, करोड़ों एक लंग्स में एल्वियोलस है, एक लंग। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा नंबर है। आगे बढ़ते हैं अपन। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक में, इसके अगले टॉपिक में, बट अभी आप याद रखो बहुत पतले पाइप्स हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करते हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो हर एक एल्वियोलाई के पूरी चारों तरफ क्या है, बहुत ज्यादा कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड है बहुत सारा। सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई वॉल्स इनटू द ब्लड। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एयर में वो डिफ्यूज आउट, वो डिफ्यूज हो जाती है उस ब्लड में, उन कैपिलरीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और डिफ्यूज होने का मतलब है डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी as the blood passes through the tissues of the body, the oxygen present in diffuses into the cells। अब क्या होता है कि जो ब्लड है ये इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है, एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, और उसमें ऑक्सीजन है ब्लड में, वो ले जा रहा है एक एक सेल के पास में। सेल के पास जाके बाहर ठक ठक करता है ब्लड, कहता है सर ये अपना ऑक्सीजन चाहिए आपको। सेल कहता है अरे भैया भैया ऑक्सीजन दे दो। कहता क्या करोगे ऑक्सीजन? कहता है वो ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आ गया हमारे पास, डाइजेशन हुआ था ना, वो ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज बैठा है अभी अंदर, तो ग्लूकोज आके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एनर्जी उससे जनरेट होगी, जैसा कि अभी हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में, ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में कैसे जाती है आगे समझना, इज कैरीड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है आपको। ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ जाती है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी टू द ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। यहाँ मैंने देखो एक रेड ब्लड कॉर्पसल बनाया, सेल बनाया, रेड ब्लड सेल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझना। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एल्वियोलाई तक पहुंच गई, अब वो ब्लड में चली गई, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती। मतलब उसको ट्रेवल जब करेगी तो किसी से दोस्ती करनी है, किसी के साथ जाना है, कोई उसको लेकर के जाए। तो यहाँ पर ले जाने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और वो पिगमेंट का नाम क्या है हम ह्यूमन बींग्स में, वो है हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन कम हो गया है बॉडी में, ये सुना होगा है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये लाल बनाया मैंने, इसको लाल इसलिए बनाया क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारे ब्लड सेल्स हैं ये वाले रेड, इनका कलर रेड होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस रेड ब्लड सेल में होता है और ये ऑक्सीजन से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठ जाता है, कहता है चलो घूमने चलेंगे। आई बात आपको समझ में? इट्स वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दिस। और दूसरी तरफ क्या होता है, अब हम सांस जब छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड असल में कहाँ बन रही है, उन्हीं सेल्स में बन रही है जहां पर ऑक्सीजन हम देकर आ रहे हैं। तो वहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, जो बाकी हमारे पास में वीन्स हैं, वो इन कुपिकाओं तक, या इनको जिनको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक लंग्स में वापस लाती हैं। CO2 को वापस लाया जाता है लंग्स तक, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वो सांस बाहर आती है। तो वापस जब ला रहे हैं CO2 को, तो CO2 जो है ना वो बहुत अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाती है। हम नहीं बाहर
कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो कार्बोनेटेड वाटर ही तो होता है, मतलब वो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस मिली हुई रहती है। तो CO2 बहुत अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाती है, सॉल्व हो जाती है और उसके सॉल्यूबल है मतलब, और वो अच्छे से फिर उस ब्लड में, पानी में जो बह करके आ रही है, हमारे ब्लड में बहुत बड़ा हिस्सा पानी का होता है, काफी ज्यादा। जैसे मान लो अगर 10 लीटर खून है तो उसमें से 3.5 से 4 लीटर पानी है, तो इतना ज्यादा पानी है तो उसमें आराम से CO2 घुल करके आ जाती है। तो CO2 तो किसके साथ चलती है? पानी के साथ में। ऑक्सीजन किसके साथ चलती है? हीमोग्लोबिन के साथ में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जल्दी बस अब अपना टॉपिक खत्म होने की तरफ है। The oxygen combines with the digested food present in the cells to release the energy। जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करती है विद द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारे सेल्स में, हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि ग्लूकोज बना या बाकी चीजें बनी, वो सेल्स तक पहुंच गई, वो भी ब्लड से ही गई है, ब्लड ही लेके गया है उनको। यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फिर उससे कंबाइन होती है और एनर्जी रिलीज करती है, टू रिलीज एनर्जी। और साथ ही साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन याद है डेफिनेशन? याद करना क्या पढ़ा था अपन ने। In the cells of body tissue, this carbon dioxide diffuses into the blood। और ये जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में वापस डिफ्यूज हो जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ब्लड कैरीज द CO2 बैक टू द लंग्स। ब्लड वापस से उस CO2 को लंग्स तक ले आता है। इट डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलाई, और ये कहाँ चली जाती है, खून में। अब क्या है, खून में जो कैपिलरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम है, तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, जो हमारी कैपिलरी है उसमें से जो एल्वियोलाई में है अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, डिफ्यूजन, डिफ्यूजेस वर्ड हमने यूज किया। एंड वाया एक्सेलिंग वी ड्रू आउट ऑक्सीजन फ्रॉम आवर बॉडी। और एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेस्ट है हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है, यूजिंग द सेम पैसेज एज एन इनहेलिंग। जो हमने इनहेल करने में पैसेज यूज किया था वही रास्ते से वापस होकर के जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स डायरेक्शन में बाहर आ जाती है। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन अडल्ट इज एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है, हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, हम पेड़ चढ़ रहे हैं, हम दौड़ दौड़ के सीढ़ियां उतर रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, तो उन कंडीशंस में ये नंबर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो रहे होंगे तो ये नंबर लीस्ट होगा, 15 से भी कम हो सकता है, लेकिन इन जनरल एक अडल्ट में इतना ये नंबर रहता है। गॉट इट? सिंपल। ये एक एल्वियोलाई का बड़ा पिक्चर है, वही जो पहले आपको दिखाया था, आप देख सकते हो इसको कि एल्वियोलस है, इनमें से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होती है ब्लड में, ब्लड में से CO2 वापस डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई में, फिर ये ब्लड ही जो है आगे पूरी बॉडी में सब कुछ लेकर के जाता है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास में, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। देखो डायफ्राम क्या है, पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायफ्राम, ये जो नीचे आप देख रहे हो ऑरेंज वाला, ये वाला पार्ट है, इसको डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। और ये ऊपर लंग्स वगैरह दिखा रखे हैं, अंदर एल्वियोलाई वगैरह सब कुछ है, हार्ट भी है बीच में। फिर इसके नीचे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। तो ये डायफ्राम क्या है, एक चद्दर, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि चद्दर मान के चलो इसको, चद्दर है, ये दो चीजों को अलग करती है, दोनों सिस्टम्स को अलग करती है। एक ऊपर हमारा कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, नीचे हमारा कौन सा सिस्टम है, स्टमक में डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करने के लिए बीच में एक चद्दर लगी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अच्छा, ये डायफ्राम क्या कर रहा है, हम जब सांस ले रहे हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, ऐसे छाती फूल जाती है हमारी, ऐसे एकदम 56 इंच का सीना हो जाता है हमारा। तो ये फूल गया, फेफड़े फूल गए, तो फूल गए तो जगह ज्यादा घेरेंगे वो, फिर तो ऐसे फेफड़े फूलते हैं ना, तो नीचे की तरफ भी बड़े होते हैं। तो नीचे की तरफ जब फेफड़े बड़े होंगे तो ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, मतलब ऐसे सीधा हो जाता है, फ्लैटन्स। ये ऐसे होता है ना, ये यूं थोड़ा फ्लैट हो जाता है फिर, क्योंकि ऊपर से लंग्स बड़े हो जाते हैं। और लंग्स बड़े होने के कारण क्या होता है कि ये थोरैसिक कैविटी कहलाती है, ये जो जगह है ये लंग्स वाली, या इसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं। चेस्ट की जगह, छाती की जो जगह है सीने की, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, नीचे वाली थोड़ी छोटी हो जाती है। तो ये चीज हमने यहाँ लिखी है, इसको समझना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स जो है ऊपर आ जाती है, ये हड्डियां भी थोड़ी फूल जाती है, ऊपर आ जाती है। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है।
एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। जो छाती की जगह है वो बड़ी हो जाती है, बढ़िया बात है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। और इसी के कारण क्या होता है, जो एल्वियोलाई है वो भर जाते हैं, हवा लंग्स में भर जाती है और थोड़ा बड़ा हो जाता है सब कुछ, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन एंड इन एंड लेट आउट, जब हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। एक बहुत छोटी सी बात है भाई, अगर मैं बोलूँ ना मैंने सारी गैस निकाल दी मेरे अंदर से, सारी हवा, ऐसे नहीं होता। हमारे लंग्स क्या हैं, थोड़ा सा अमाउंट हवा का हमेशा अपने अंदर रखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल अमाउंट। देखो येलो में लिखा है अपन ने, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमारी बॉडी में रहता ही रहता है, ताकि क्या है कि थोड़ा हमारे पास टाइम रहे कि जो बाद में ऑक्सीजन आने वाली है या जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो मैनेज हो जाए, उस वक्त भी लंग्स में ऑक्सीजन या जो गैस है, जो एयर है, वो रहे। दैट हैज टू बी देयर ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो। तो लंग्स कभी भी खाली नहीं होते हैं। ये दोनों जो हैं ये कुछ एक आप यूं समझ लो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरह है कि भाई रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, चेस्ट कैविटी क्या है, डायफ्राम क्या है और किस तरह से इनका बिहेवियर है, थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है आपको। बाकी जो हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे वो तो पिछले स्टेप पर, पिछली स्लाइड पर ही लगभग खत्म हो चुका है। तो बहुत सिंपल है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग ये सब याद कैसे करें, आपने तो तपड़ पढ़ा दिया हमको। तो देखो रटना कुछ भी नहीं है, आपको बस डायग्राम की 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी है और अपनी लैंग्वेज को थोड़ा मजबूत रखना है, थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है, ताकि हम बस लिखने बैठे तो एयर एंटर्स फ्रॉम माउथ एंड पासिस थ्रू और नेसल पैसेज passes through pharynx and larynx, then trachea and enters into the lungs. The trachea is a cartilaginous pipe which divides into 2 pipes which are named as bronchus और bronchi, और फिर वो फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रोंकियोल्स में, फिर वहां पर क्या है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है। तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस में आपको इमेज याद रखनी है और उसके लिए आपको उस डायग्राम की 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक हमने पूरा किया है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर से देखिएगा और हो सके तो कोई डाउट है अगर आपके तो उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम ज़रूर से उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे और वीडियोज़ में।